चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? सत्र देख लिए थे ना? बात है। हम्म। तो संसद के सत्र कितने होते नहीं होते ये सब देख लिए थे। 3 सत्र होते हैं, है ना? और शीतकालीन, इसको बुलाता है राष्ट्रपति, है ना? सत्रावसान की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन विघटन जो है वो, विघटन का घोषणा लोकसभा, विघटन भी राष्ट्रपति ही करता है। स्थगन बीच में लोकसभा अध्यक्ष करता है ना? स्थगन जो है, सस्पेंशन, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। बाकी संसद के सत्र का आवाहन, संसद के सत्र का समापन, ठीक है, और लोकसभा का विघटन ये राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा चल रहा है, अब बीच में अगर उसको स्थगित करना है तो स्थगन का काम जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आगे देखिए कि संसद के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, है ना? बाप रे, कौचिक, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। जी रेणु कुमारी अपना उपस्थिति रोज दर्ज कराती है, हैं? हाँ। आज, हाँ, जब तक नामवा नहीं लेते ही मानती नहीं है, लगता है। हैं? कल हो मैसेज करे थी कि नेपाल आइए ना सर। हैं? कल पढ़वे नहीं किए थे मैसेज बा। नेपाल चलिए। ये अपने कहाँ घर है तुम्हारा जी? ये ना बताए पहले। नेपाल हम आज तक गए नहीं किए नेपाल। कितना बार हम लोग प्लान किए नेपाल जाने का, लेकिन आज तक नहीं गए हैं। अब जो सीमावर्ती क्षेत्र में है, हाँ ये है, लेकिन घूमने का टाइम रहता ना, घूम ले आदमी, है ना? हाँ। हाँ। तब तब विदेश ऐसा जगह जाइए जहां से वीजा बनवाना पड़े, पासपोर्ट दिखाना पड़े, तो थोड़ा विदेश वाला फील आएगा, है ना? हाँ। 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 अच्छा, सीमा विदेश कह सकते हैं आम बोलचाल में, लेकिन विदेश के साथ जो हम लोग का संबंध, जो जो स्थिति होता है वैसा नेपाल के साथ नहीं है। हाँ, म्यांमार के साथ थोड़ा सा नेपाल की तुलना में थोड़ा जटिल है संबंध, है ना? म्यांमार में जाके आप जमीन उमीन नहीं खरीद सकते हैं, घर और नहीं बना सकते हैं म्यांमार में। नेपाल में तो बिहार का कितना आदमी आपको मिल जाएगा जो घर और जाके बनेले है, संपत्ति खरीद ले आराम से, है? हाँ, कर ही रहा है लोग, है ना? चलिए, जो उधर सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोग के लिए तो बड़ा आसान है। मतलब जो लोग, आप लोग अगर मधुबनी, दरभंगा साइड से हैं, उधर अररिया, सुपौल, तो एकदम सीमावर्ती है ना? मूवी देखना नेपाल। नेपाली हाँ। 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 अच्छा। हाँ, पहले तो बहुत सारे नेपाली लोग आते थे हम लोग के यहाँ, लेकिन अब तो कहाँ, वो नहीं दिखता है ना। ठंडा के मौसम में बहुत सा लोग आता था लोग। हाँ। हम्म। चलिए, तो आइए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? हम लोग देख रहे थे संसद के सत्र, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन। ठीक है। स्थगन, ध्यान रखेंगे कि स्थगन जो होता है वो स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है ना? स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। सत्र का स्थगन नहीं होता है, सेशन जो चल रहा होता है उसका। जैसे कि आपका क्लास रोज छुट्टी होता है और फिर कल होता है, तो क्या हुआ? ये स्थगन हुआ कि कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। लेकिन जिस दिन अनाउंस हो जाएगा कि अब आपका क्लास बंद हो गया, अब आगे क्लास नहीं होगा, तब वो हुआ सत्रावसान, है ना? तो स्थगन का काम करता है लोकसभा में अध्यक्ष,
राज्यसभा में सभापति, ठीक है, लेकिन सत्र के समापन का घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कि सत्र का समापन जो है सो कैसे होता है। चलिए, तो यहां तक ये सब चीज हम लोग देख लिए थे, बात कर लिए थे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे कि जो विधेयक होता है, बिल होता है, तो विधेयक पे जाने से पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 ये क्या होता है? तो ये होता है संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 क्या है? संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार जो है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो इसमें है कि संसद के अंदर संसद के जो सदस्य हैं वो किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार या आचरण करते हैं तो उनके व्यवहार आचरण का जो है कोर्ट समीक्षा नहीं करेगा, माने कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। संसद के अंदर, संसद के अंदर अगर कोई काम वो लोग करते से, कोई बोल देता है, कुछ भाषण देता है, झगड़ा भी हो जाता है हल्का फुल्का, है ना, मोटा तगड़ा आदमी धर के पतला सबला आदमी को दबा उबा देता है, ये सब होता है, पेपर ऊपर फाड़ के फेंक देता है सब स्पीकर के चेयर पर, टेबल पर, है ना, माइक तोड़ देता है, बहुत तरह का हंगामा होता है। तो संसद के अंदर यदि किसी तरह का कोई हंगामा, किसी तरह का कोई बात होता है तो उसका कोर्ट में हियरिंग नहीं किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि उन लोग को दंड नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, लेकिन दंड कौन देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष देगा। लोकसभा में अगर कोई उदंडता किया है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में अगर कोई उदंडता किया है तो राज्यसभा का सभापति, है ना, यही उनको पुनिश करेगा। ठीक है, पनिशमेंट देगा। तो संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब यही है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमपी के लिए भी है और राज्य में विधायक लोग के लिए भी है, लेकिन अगर विधायक लोग के लिए आर्टिकल अलग है, विधायक लोग को है आर्टिकल 194, है ना, ये इसको कहते हैं विधानमंडलीय विशेषाधिकार। साइड में लिख लीजिएगा कहीं वहीं पर, विधानमंडलीय विशेषाधिकार। तो विधानमंडलीय यानी कि विधायक लोग के लिए, तो बिहार में ना माइकवा तोड़ लेता सब धर के, माइकवा तो बिहार में टूटल था। अब बिहार में, बिहार विधानमंडल में आइएगा ना, तो जो घुसने का जो रास्ता है वो बहुत पतला सकरा है। तो कोई किसी को मान लीजिए कोई बात पर विवाद है, चाहे झगड़ा वगड़ा है, हाँ, तो धर के मोटा तगड़ा धर के दबा देगा ना, दाब धर के खड़ा हो जाएगा, वही जा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस सब पर हियरिंग, इस सब पर क्या होगा? तो अगर कंप्लेन होगा ना तो सदन के अंदर ही जो स्पीकर है वो स्पीकर उस पर एक्शन लेगा, अध्यक्ष जो है वो उस पर एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। ठीक है, दूसरा कोई जो है सो एक्शन कार्रवाई उस पर नहीं करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं विधानमंडलीय विशेषाधिकार, है ना, विधानमंडलीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो 105 में संसद के सदस्यों के लिए है, 194 में राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए है। ठीक है, जिसमें एमएलए और एमएलसी आते हैं। हम लोग का एमएलसी होता है, विधान परिषद भी हम लोग के यहाँ, तो जहां विधान परिषद है वहां एमएलसी होता है, जहां विधान परिषद वहां एमएलसी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो विधानमंडलीय विशेषाधिकार। ठीक है, एमएलसी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, वो विधायक है, विधान परिषद के विधायक है, आई लोग विधानसभा से। तो जैसे राज्यसभा का सांसद, तो राज्यसभा का सांसद को आम जनता नहीं चुनती है, लोकसभा को आम जनता चुनती है, तो वो सांसद कहलाता है। ऐसे ही राज्य में भी हम लोग के यहाँ विधायक एगो होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों विधायक है, लेकिन जो विधानसभा से विधायक है उसको जनता चुनती है, और जो विधान परिषद से है उसको जनता नहीं चुनती, उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इनडायरेक्ट, मनोनीत नहीं, चुनाव ही होता है। अलग अलग तरीके से चुनाव होता है वहां पर, है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे कि वहां पर एक फॉर्मूला काम करता है
कि 1+3 +3 +5 +6 +6, 1/3 विधायक लोग चुनेगा, 1/3 स्थानीय संस्था के लोग, है ना। ये यहां पर देखिए 1/6 जो है ये मनोनीत करेगा राज्यपाल, 1/12 1/12 तो 1/12 को चुनेंगे शिक्षक, और 12 को फिर चुनेगा विद्यार्थी लोग जो ग्रेजुएट कर चुका है, 3 साल ग्रेजुएशन का जिसका हो चुका है वो लोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, है ना। तो आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए होंगे, बनवाइएगा तो ना, यही सब चुनाव थोड़े होता है कि जाके होगा, आपको जा करके अपने जिला के कलेक्टर से मिलना पड़ेगा, आपको अपने कलेक्टर साहब से मिलना पड़ेगा जिला में, उनको कहना पड़ेगा कि सर हम इसमें योग्यता यहाँ से हमको वोट देने के लिए ये करना है, तो उनके माध्यम से आपका नाम नामांकित होगा, है ना। हाँ, तो मतलब वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा तब। इस सब में तो होता है कि ऐसे ही गांव आदमी का आदमी बनवा देता है, उसमें आपको खुद ही जाके एक्टिव होकर बनवाना पड़ता है, तब जाके बनेगा, है ना। तो इस तरह से वो राज्य में वहां पर होता है, जब राज्य सरकार देखिएगा तो वहां पे देखिएगा कि कैसे वहां पे चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे संसद में विशेषाधिकार है सांसदों को, वैसे राज्य में विधानमंडल में भी विधायकों को विशेषाधिकार है, ठीक है। तो इन लोग का कोई भी एक्टिविटी वहां पे होता है तो सरकार उस कोर्ट जो है उस पर हियरिंग नहीं करेगी, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे आइए। तो 194 ध्यान रखेंगे राज्य सरकार के संबंध में है। आइए 105 संसद के संबंध में है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब संसद का काम क्या है, कानून बनाना। संसद कानून बनाती है, तो संसद जब कानून बनाती है तो आप देखेंगे कि जो विधेयक होता है, विधेयक ये कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा? हाँ, देखिए विधेयक 4 प्रकार का होता है ना। विधेयक 4 प्रकार का होता है। पहले साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, कहते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तब विधेयक 4 तरह का होता है ना। तो साधारण विधेयक, इसका चर्चा आर्टिकल 107, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, संविधान संशोधन विधेयक 368। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। तो विधेयक 4 प्रकार के, ठीक है। अब विधेयक जो है ये कानून बनने की कड़ी में 3 स्टेज से होके गुजरता है ना। विधेयक कानून बनने की कड़ी में कितने स्टेज से होके गुजरता है? 3 स्टेज से होके गुजरता है, ठीक है। तो 3 स्टेज, पहला होता है इसमें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, है ना। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ठीक है। 3 स्थिति में कोई विधेयक जो है, बिल, वो एक्ट बनता है, यानी कि कानून बनता है।
तो ये क्या कैसे होता है, तो देखिए कि कोई विधेयक जब सरकार पेश करती है, अब देखिए जैसे कि संसद का दो सदन होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए इसमें से ये धन विधेयक जो है ये पहले केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ठीक है, धन विधेयक पहले कहां पेश होगा, लोकसभा में ही पेश होगा, और लोकसभा जब इसको पास कर देगी तभी राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक को पास करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। कितना, 14 दिन, 14 डेज। ठीक है, तो राज्यसभा को पास होने के लिए राज्यसभा से 14 दिन का, अगर 14 दिन में राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया तो हो गया, पास हो गया। अगर 14 दिन में पास नहीं किया तो ये अपने आप मान लिया जाएगा कि पास हो गया, है ना, ये अपने आप मान लिया जाएगा कि भाई पास हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 14 दिन में पास कर देना है। पास हो गया तो ठीक है, और नहीं अगर पास किया तो क्या होगा कि इसको तभी पास मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक के मैटर में राज्यसभा का कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब धन राज्यसभा पास कर दे तो भी ठीक, ना पास कर दे तो भी ठीक। ठीक है, तो पूछा था कि कौन सा विधेयक पहले लोकसभा जाता है, तो धन विधेयक। ठीक है, बाकी जो 3 को आप देख रहे हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये तीनों विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश हो सकता है। ये चॉइस पर है सरकार के कि वो इसको पहले लोकसभा लाना चाह रही है कि राज्यसभा लेना चाह रही है ना, या इसको ये तीनों को दोनों सदन से पास होना जरूरी है। ये तीनों में 14 दिन वाला नियम नहीं है ना, तो ये तीनों में पास होना जरूरी है, दोनों सदन से अलग अलग तरीके से। धन विधेयक एकमात्र ऐसा है कि इसको जो है सो यहां पर दिया गया है कि भाई तुम जो है सो यहां पर ध्यान रखो कि लोकसभा में ये मैटर जो है सो पहले जाएगा। तो अब बात है कि धन विधेयक में लोकसभा को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया गया है? भाई लोकसभा मोर इम्पावर अबाउट मनी बिल। जनता लोग देखिए, बिल्कुल पैसा चूंकि जनता का ही है, पैसा किसका है, जनता का है, तो पैसा चूंकि जनता का है तो इसलिए जनता ने जिनको सीधे चुना है वही निर्णय करेगा कि जनता का पैसा कहां जाएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनती नहीं है। जनता लोकसभा भी देखिए चुनाव चल रहा है, अब लास्ट अंतिम चरण बच गया है ना, 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है, उसके बाद सब लोग आराम करेंगे, है ना। 4 तारीख को कुछ लोग ड्यूटी पर लग जाएंगे 4 के शाम के बाद से, और कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब जो है सब लोग अभी कह रहा है कि 4 के बाद हम ही रोजगार में आने वाले हैं, है ना, सब लोग ये कह रहा है। 3 के शाम तक, हाँ 4 को तो 12-1 बजे तक मैटर लगभग साफ हो जाएगा, 1 बजे तक कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना, मैटर वही साफ है, है? अभी क्या मैटर साफ है जी, कौन आ रहा है? अभी मैटर साफ है जी, है? क्षेत्र भ्रमण करके आ गए, क्या तो कह रहे कि निश्चित है, तो मैंने कौन आ रहा है? अच्छा, ये कहने का मतलब था, ये डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं है ना? है? बिल्कुल, अभी तो देखने वाला, इंतजार करने वाला समय लगा कि दोनों लोग कॉन्फिडेंस में है ना। वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। ये लोग तो 1 तारीख को मीटिंगों रख दिया है, लगता है प्रधानमंत्री चुन देगा 1 तारीख को कानून। हाँ, 1 तारीख को मीटिंग होने वाला है,
अपना प्रधानमंत्री तय करके केजरीवाल कहे कि हमारे तुम लोग बनाना, सबसे काबिल हम ही हैं तो वो अपना से बेसी काबिल किसी को मन में नहीं करता है, ये दिक्कत है। तो अब बताइए, केजरीवाल अगर खूब अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको दिल्ली में, हालांकि कांग्रेस के साथ लड़ रहा है तो 3 को 4 को सीट, 7 को सीट दिल्ली का है ना, तो दिल्ली में मान लीजिए 2-3 को जीतेगा ही। अगर कांग्रेस भी जीत गई तो 3 को जीतेगी, तो टोटल 7 को में 3-4 को इसका रहेगा, 3-4 को उनका रहेगा, है ना, मैंने 3 या 4 का इसी यही आंकड़ा रहेगा। एगो पंजाब है, पंजाब में लोकसभा का सीट कई गो है जी? पंजाब में, पंजाब तो बड़ा स्टेट है ना, 30 से ज्यादा होगा उसके यहाँ, है ना। तो अब या वहां पर देखिए, वहां पर आम आदमी पार्टी एकदम अकेले लड़ रही है, वहां गठबंधन नहीं उसका किसी के साथ, वहां पर उसका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो अगर वहां से कुछ जीत जाते हैं तो अब वो कहे कि हमारे प्रधानमंत्री बनाओ भाई, थोड़ा सब आदमी में काबिल हम ही है, यूपीएससी क्वालिफाइड है कि नहीं, तो हमरे बना दो, तो सब ही चक्कर में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा गेम है अखिलेश यादव के पास, उसके पास 80 को सीट है लोकसभा में। अगर वो कहीं यूपी में बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिए, और वो अगर मान लीजिए कहीं 60-70 को जीत के अगर आ गए, है ना, मान लीजिए, है ना, मानने में क्या जाता है ना मैंने एक हो ही जाता है ना, परसेप्शन तो बना सकते हैं। आए 50-30 25 लाख, अच्छा, हाँ देखिए जो भी हो, तो 4 तारीख लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। 4 को हम लोग ये पे चला दिया जाएगा, है ना, अब पूरा देखा जाएगा आनंद में कि भाई अरे हम लोग को क्या है, चाहे जो बन के आए, जो मन बन जाएगा उसको माला पहना देना है बाद में कि भाई, है कि नहीं, क्या नहीं पहनेगा। अरे जो जीत गया, अब देखिए वह ना प्रधानमंत्री बनेगा जी, अब वो चाहे ऑपोजिशन जीते चाहे ओपोजिशन जीते, तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है ना। जो जीत गया उसको तो स्वीकार करना ही है, क्योंकि वास्तविकता वही रहेगा। तो वास्तविकता को स्वीकार कर लेने पर कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई जीत गया उसके बाद आप विरोध बतिया रहे हैं, कोई फायदा है उसका? अब तो जीत गया, तो जीत गया तो ढूंढिए कि कोई है उसका संपर्क, आप बढ़िया आदमी से परिचय कीजिए कि भाई माला लेके भाई पहलो, मिठाई उठाई खाओ, बात खत्म करो, है कि नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको भविष्य में मान लीजिए कोई समस्या हुई, कोई काम रहा, तो भाई अब जो सत्ता में है, पावर में है, वही ना आपका साथ देगा, है कि नहीं। देखिए जनता बुर्बक है, एक तो लड़ लेता है सब आपस में, है कि नहीं, लड़ के मारपीट कर लेगा। अब वहां पर देखिएगा अगर किसी को बहुमत नहीं आया ना, तो इन्ने का उन्ने चल जाएगा, उन्ने का इन्ने आ जाएगा। तो जब ऊपर के नेताजी लोग इधर से उधर करने में नहीं सोचते हैं, तो जनता क्यों सोचती है भाई? जनता को तो मारा पीटी भी नहीं करना चाहिए। बुर्बक लोग है जो चुनाव में झगड़ा कर लेता है, आपस में झगड़ा कर लेगा, मारपीट कर लेगा, क्या हो गया छपड़ा में, बेचारा वो सब के परिवार का आदमी सब चल गया, ये बुर्बका ही ना है, मूर्खता है। ऊपर का नेता सब गला मिल जाएगा, और नीचे मालूम चल रहा है कि 15 बरिस से केस चल रहा है, किस बात के लिए भाई? तो वाला चुनाव हुआ में हम लोग का मारामारी हो गया था, ले आप मारामारी किए, आपका दोनों नेता ऊपर में गला मिल गया। तो जब आपको पता है कि आपके नेता कभी भी गला मिल सकते, तो आप क्यों अपने आस पड़ोस में झगड़ा करिएगा? अपने लोगों से आप ही मिलजुल कर रहिए, जिसको जहां वोट देना है वो अपना वोट देगा, बाद में जिसकी सरकार बनेगी उसको स्वीकार कीजिए, बात खत्म है। डेमोक्रेसी तो यही है कि जिसको अगर ज्यादा आएगा उसको स्वीकार कर लेना है सहजता के साथ। आप मतभेद होना चाहिए, मतभेद होना कोई बुरा बात नहीं है ना। एक आदमी कुछ अलग विचार का समर्थन हो सकता है, एक आदमी अलग विचार का समर्थन होता है, मतभेद होना कोई बुरा बात नहीं है। मतभेद मनभेद के स्तर पे नहीं पहुंचना चाहिए कि मतभेद है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मनभेद नहीं होना चाहिए कि आदमी हमारा विचार से सहमत नहीं, इसका मतलब कि हम इसके विरोधी हो जाए। नहीं, विचार अलग अलग हो सकता है, तो विचार अलग अलग है, इस बात पर कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। और वही मनभेद के स्तर पर नहीं, मतलब पुराना जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय का राजनीति आप देखिएगा तो बढ़िया राजनीति था, क्योंकि उस समय लोग विचार के प्रतिद्वंदी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बहुत अगेंस्ट में थे, फिर भी पंडित नेहरू ने अपने कैबिनेट में कश्मीर मामलों का मंत्री उन्हीं को बनाया था। तो ये सामंजस्य तो था ना। अटल जी विपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देना था,
तो सरकार ने अपने विपक्ष के नेता को भेज दिया कि आप जाइए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप वहां बोलिएगा ना तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या है, क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि सामंजस्य है एक प्रकार का, है ना। अब नहीं है, नहीं अब नहीं। वो अपने आप ही को समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि देखिए अभी चाहे जो हो, कम से कम अर्थव्यवस्था जो भारत की खराब होती है, दिक्कत होता है, तो मोदी जी को चाहे इनके मंत्रियों को व्यक्तिगत तौर पे मनमोहन सिंह से सलाह लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जैसा योग्य आदमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज भी कोई नहीं है। तो आप क्या बुराई है आपको उनसे बात करने में? वो आदमी इकोनॉमी के बारे में इतना जानता है कि वो आदमी को अगर इंडिपेंडेंटली अभी भी दे दिया जाए इकोनॉमी संभालने को ना, तो खैर बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, तो इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। खाली हाँ, खाली मतलब इंडिपेंडेंटली उनको दे दिया जाए तो ठीक है कि आपका वैचारिक मतभेद है तो वैचारिक मतभेद रखिए, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ सोच पूछना है तो पूछिए। इसमें किस बात की बेइज्जती महसूस करनी है? अगर अमेरिका मनमोहन सिंह से पूछ सकता है तो वो मनमोहन सिंह तो आपके अपने देश के आदमी है, क्या दिक्कत है उनसे पूछने में, क्या दिक्कत है उनसे बातचीत करने में? इतना योग्य आदमी है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर इकोनॉमी को हेल्प कर दिए तो इकोनॉमी बूम कर सकता है। 90 के दशक में वित्तीय आपातकाल लगने का संभावना था देश में, 15 दिन के खर्चा का पैसा बच गया था देश में। उस स्थिति में उस आदमी को देश का वित्त मंत्री बनाया पीवी नरसिम्हा राव ने, और वित्त मंत्री बनाने का नतीजा यह रहा, वित्त मंत्री बनाने का नतीजा यह रहा कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा बेहतरीन बना दिया। उस समय 15 दिन के लिए पैसा था खाली, और वहां से एक मजबूत इकोनॉमी इंडिया को खड़ा करने का क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। तो आज जब देश पे सबसे ज्यादा कर्जा है, देश में वर्तमान में सबसे, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जा में है देश अभी, तो ऐसी स्थिति में उनकी योग्यता का लाभ लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, कोई बात नहीं, बनी है, लेकिन एक आदमी घर में योग्य बैठा हुआ है तो उससे भी तो पूछिए कि रास्ता कौन सा अपनाए। वो आदमी हो सकता है कुछ अच्छा रास्ता बना दे, है ना। आप मतलब बहुत बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था एक लाइन कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। अगर कोई साधु है, कोई धर्मात्मा पुरुष है, तो क्या फर्क पड़ता है उसकी क्या जाति है, हमें तो उसकी ज्ञान से मतलब है। हम उसका ज्ञान ले ले, उसमें जो अच्छाई चीजें हैं वो ले ले, धारण कर ले, बाकी अपना चल दे। तो अगर किसी भी पार्टी के हो लेकिन योग्य हैं तो उनकी योग्यता का लाभ लेने में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन तभी होगा जब आप करिएगा बिना मतलब का, ऐसे ही और रोष में रहिएगा कि हम काहे ला पूछने जाए, हम क्यों पूछने जाए, तो फिर उसका दुष्परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वित्त मंत्री तो वैसे भी बेवकूफ आदमी है ना, निर्मला सीतारमण जी, है ना, वो है वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जितना सारा नियम सब बनाया है, आज जितना सब ली है, सब चीज मैंने गड़बड़े है, तो उन्हीं को बनाया जाए, वो एडवाइस देते हैं, झगड़ा चल रहा है। और खैर, तो देखिए, तो ये तीनों को आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन तीनों का संदर्भ अलग है, धन विधेयक का संदर्भ अलग है। ठीक है, आम आदमी का पैसा रहता है, इसलिए मनी बिल पर चर्चा जो होता है वो इसी का होता है। ठीक है, तो साधारण विधेयक का चर्चा 108 में, धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में, और संविधान संशोधन विधेयक 368 में। ठीक है, चलिए, तो अब आइए लिखेंगे साधारण विधेयक। 107, तो साधारण विधेयक जो है 107, तो इसमें देखिए कि विधेयक या कोई भी विधेयक, ये तीनों जो है वो जब पास होना होगा तो 3 चरण से होकर गुजरेगा। जब कानून होगा तो 3 चरण, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। इसमें क्या होता है देखिए, फर्स्ट फेज में क्या होगा कि अगर कोई बिल सरकार लेके आएगी ना पास कराने के लिए, तो उसको पहले वो किसी भी एक सदन में पेश करेगी।
तो जब पेश करेगी तो सबसे पहले हो जाएगा अध्यक्ष को, लोकसभा से पेश करेगी तो अध्यक्ष हो जाएगा, चाहे राज्यसभा को पेश करेगी तो राज्यसभा के सभापति को जाएगा। तो जब अध्यक्ष को जाएगा तो अध्यक्ष क्या करेंगे कि उसको अपने गजट में प्रकाशित करेंगे। गजट को हिंदी में कहते हैं परिपत्र, यानी भारत सरकार का एक डायरी होता है। तो कोई भी विधेयक पेश होता है ना, तो पहले उसको गजट में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, गजट में प्रकाशित होने का मतलब यह हुआ कि स्पीकर ने, अध्यक्ष ने उस विधेयक को स्वीकार कर लिया, अब उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो होता है ना, फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज में केवल किसी विधेयक को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है। कहां? गजट में। ठीक है, यानी कि परिपत्र में। तो पहला फेज में खाली विधेयक जो है वो परिपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फेज में क्या होगा? अब प्रकाशित हो गया मतलब कि स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। दूसरा फेज में अब वो विधेयक को क्या करता है कि उसका एक पेज निकलवा करके, या सॉफ्ट कॉपी में, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी में सारा काम हो रहा है, तो सारा सांसद लोग को भेज दिया जाता है। स्पीकर सबको भेज देंगे। अब भेज करने के बाद वो कहते हैं कि एक दिन का छुट्टी कर देते हैं, चाहे 2 दिन का छुट्टी कर देते हैं, सबको कहेंगे कि आप सब लोग इसको पढ़ के आइएगा, विधेयक को पढ़ के आइएगा। कैसे कि पढ़ के आइएगा तब ना उस पर चर्चा होगा, नहीं तो कहां से उसमें कमी निकलेगा, कहां से उसमें दिक्कत होगा, पढ़िएगा तभी। तो 1-2 दिन का छुट्टी होता है कि आप पढ़ के आइएगा। उसके बाद जब लोग आता है तो ये दूसरा फेज में क्या होता है? चर्चा और बहस होता है। चर्चा होगा, बहस होगा, विपक्ष अपना संशोधन देगा कि ये चीज हमको ठीक नहीं लगा, इसको हटा दीजिए, इसको हटा करके इसको शामिल कर लीजिए। तो चर्चा, बहस, संशोधन, ये सब सेकंड फेज में होता है। फर्स्ट फेज में भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होगा। सेकंड फेज में विधेयक पर चर्चा, बहस और संशोधन लाया जाएगा। और तीसरा फेज में मतदान होगा। तीसरा फेज में मतदान मतलब कि वोटिंग होगा। तीसरा फेज में वोटिंग होगा, वोटिंग कराया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब एक हाउस से ये तीनों काम हो जाएगा, कोई भी एक हाउस, अगर 3 तरह का बजट है तो या तो मान लीजिए कि लोकसभा आया तो लोकसभा से ये तीनों काम हो जाएगा, पास हो गया। अगर मान लीजिए कि साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को पास कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी। मतलब जितना पर सरकार चलता है उसी को सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। 272 प्लस है तो साधारण बहुमत है। तो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, ये दोनों पास कराना है ना, तो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। और अगुहे मान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक अगर लाया गया है तो ये खतरनाक होता है, ये बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए 2/3 बहुमत का जरूरत पड़ता है ना। इसके लिए आपको 2/3 बहुमत का जरूरत पड़ेगा। तो संविधान संशोधन होगा तो 2/3 बहुमत से पास होगा। अगर साधारण विधेयक चाहे वित्त विधेयक है तो ये आपको पास हो जाएगा साधारण बहुमत से ही, है ना। ये आपको सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे? तो अब एक हाउस ने तो अपना काम कर दिया, अभी दूसरा हाउस जाएगा। तो दूसरा हाउस मान लीजिए कि अब लोकसभा ने एक काम कर दिया तो राज्यसभा, यही काम राज्यसभा भी कर सकता था, तो राज्यसभा कर देता तो लोकसभा जाता। तो देखिए, गजट में जो प्रकाशन का काम है वो एक ही बार होता है, जिस हाउस में पहली बार पेश किया गया उसी हाउस में। ठीक है, अब क्या है कि जब दूसरा हाउस हो जाएगा तो दूसरा हाउस क्या करेगा? सीधे उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो बंटवा देगा, वो भी अपना सब सांसद लोग को, और सबको कहेगा काम करो, इसको पढ़ लो तुम लोग सब आदमी, अब पढ़ लो, उसके बाद हम इस पर चर्चा और बहस करवाएंगे। तो दूसरा हाउस में काम सीधे शुरू होगा चर्चा और बहस से, क्योंकि गजट में तो पहला हाउस ने प्रकाशित कर दिया है। तो दूसरा हाउस में होगा चर्चा और बहस। सेकेंड फेज से शुरू होगा, चर्चा बहस होगा। दूसरा हाउस को भी संशोधन देना होगा तो संशोधन देगा, और उसके बाद जब हो जाएगा तब सरकार कहे कि हो गया, बहुत चर्चा हो गया, बहुत बहस हो गया, बहुत, अब वोटिंग कराइए। वोटिंग में पास हो गया तो हम मानेंगे, नहीं पास हुआ तो कोई बात नहीं, तभी वोटिंग कराएगी।
तो वोटिंग कराएगी, अगर साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये सब है, तो 50% से ज्यादा में शुरू पास हो जाएगा। लेकिन अगर संविधान संशोधन है तो दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको पास कराएंगे, वोटिंग कराएंगे। अगर वोटिंग हो गया तो वोटिंग होता है थर्ड फेज में, वोटिंग हो गया मतलब कि पास हो गया, तो संसद का काम हो जाता है। इतना करने से अगर पास हो गया तो संसद का काम हो गया। अब संसद अपना उस विधेयक को भेज देती है राष्ट्रपति के यहां कि सर अब आप लीजिए। अब जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति की अब मर्जी है कि राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे, कि राष्ट्रपति अपने विचार के लिए सुरक्षित रख लेंगे, या फिर सरकार के ही विचार के लिए वापस सरकार को भेज देंगे। अगर राष्ट्रपति को उसमें कोई दिक्कत दिख गया तो राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई इसको तुम लोग फिर से विचार करके हमको भेजिए। तो राष्ट्रपति यदि पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेज दिए तो सरकार उस विधेयक को सुधार करके या बिना सुधारे हुए भी अगर दोबारा राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए बाध्य है। तब राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट फेज जो है आपका, ये अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमको इसको आ गया, कानून बढ़िया है, और उसी समय वो देख करके पास कर देते हैं तो तुरंत कानून बन जाएगा, है ना। या किसी किसी विधेयक में कोई दिक्कत होता है तो राष्ट्रपति अपने विचार के लिए उसको सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, तो ये संसद में 3 प्रोसेस होता है। पहला होगा फर्स्ट फेज में गजट में प्रकाशन होगा, दूसरा फेज में चर्चा, बहस और संशोधन लाया जाएगा, और तीसरा फेज में वोटिंग होगा, मतदान होगा। कोई दिक्कत है ना, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ देखिए, लटका के आगे आपको बताएंगे, आर्टिकल 111 में पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का बीटो, है ना। तो वहां बताएंगे कि किस तरह से अगर बीटो लगा देगा तो लटक जाएगा मैटर, अब बीटो नहीं लगाएगा तो पास हो जाएगा थोड़ा दिन में। अनिश्चितकालीन सुरक्षित कर दिया तो समझिए कि राष्ट्रपति ने पॉकेट बीटो लगा दिया। तो पॉकेट बीटो लगा दिया तो फिर उस जीवन में कहियो कानून नहीं बनेगा, है ना। अगर कह दिया कि 10 दिन में हम देख के बता देंगे तो समझिए कि कोई ना कोई अपना रिप्लाई दे देंगे, उसको साइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार से सहयोग करके ही चलते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो पता है कि भाई दोनों की भूमिकाएं क्या है, तो दोनों लोग अपना कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। और राष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति जब उस पद पे चला जाता है तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है, क्योंकि अब राष्ट्रपति बनने के बाद आपको क्या बनना रह जाएगा, कोई नहीं। अब थोड़ा ना राष्ट्रपति के बाद आप जाइएगा विधायक का चुनाव लड़ने कि विधायक बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा पद है। ठीक है, तो उस पद पर जाने के बाद ही लोग को समझ में आता है कि भाई अब यहाँ पे राजनीति हमको नहीं करना है, जो सही है वही हमको करना है। ठीक है, हाँ, तो वो अपना सब कुछ संविधान के हिसाब से और प्रधानमंत्री के हिसाब से ही करते, क्योंकि संविधान में भूमिका ही यही दी गई है। इसीलिए भारत का आज तक कोई भी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट नहीं लगा है, किसी को इम्पीच करके नहीं हटाया गया। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और कैसे है। अब देखिए यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे मैंने विधेयक कैसे कानून बनता है। 3 फेज होता है इसका, और उसके तहत ये जो है सो कानून अपना बनता है। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो है वो क्या है। तबीयत खराब हो गई कि चलिए, इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 108, संसद का संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट।
संसद का संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र। तो संसद का संयुक्त सत्र जो है, तो ये कौन बुलाता है? हम्म, राष्ट्रपति, बिल्कुल। राष्ट्रपति। लिख लेंगे कि संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, हम्म 2008 में, अंतिम बार 2008 में बुलाया गया था। कहां पूछा गया था? हम्म तो इसमें जो भी पूछता है वो हम सब बताएंगे अभी आपको। तो अभी हम सब बतेबे करें। अभी तो शुरू हुई है ना मैटर, है ना? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो लिखेबे किए। अभी तो बहुत बात है, और गंभीर पूछ देगा कि किस विषय पर नहीं बुलाया जा सकता है ना। तो जानना है कि किस विषय पर नहीं बुलाया जा सकता। देखिए, संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है, बाकी किसी में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। अब क्यों? क्योंकि देखिए, साधारण विधेयक में तो नॉर्मली टाइप का ना कोई बात होगा, नाम है साधारण, ऑर्डिनरी। आज संयुक्त सत्र बुलाया क्यों जाएगा जी? क्योंकि देखिए, संयुक्त सत्र में क्या होगा, अब लोकसभा राज्यसभा दोनों साथे बैठता है, इसमें एक के साथ बैठेगा। तो अब ये तब होता है, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई विधेयक जो है सो पेश किया, और लोकसभा पास कर दिया, और राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो जब लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही है, तब आप देखेंगे कि यहां पर सरकार राष्ट्रपति से कहेगी ये काम करिए, संयुक्त सत्र बुलाइए। तो संसद भवन में होता है सेंट्रल हॉल, केंद्रीय सभा। वो बनाया जाता है कि दोनों को साथे कभी बैठाने की आवश्यकता पड़े तो दोनों को बैठा देंगे संयुक्त सत्र के लिए। तो जब संयुक्त सत्र बैठेगा तो क्या होगा, सरकार को बहुमत और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 245। और लोकसभा में सरकारें बनती है 272 प्लस पर, यानी राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा तो खाली सरकारें का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो जब दोनों एक के साथ बैठेगा तो बहुमत किसका रहेगा? सरकार का। तो सरकार संयुक्त अधिवेशन बुला करके चाहे तो कोई भी विधेयक पास करा ले, विपक्ष समर्थन नहीं करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान निर्माता लोग कहा कि नहीं भाई, देखिए अगर ऐसा कर दिया ना, तब तो ये सब सरकार सब मतलब एकदम तनाशाह बनी जाएगी, जो मर्जी सो कर देगी। इसलिए कहा कि देखो, साधारण विधेयक के मामले में ही तुम खाली संयुक्त सत्र बुला सकते हो, बाकी अगर संविधान संशोधन करना है तो संयुक्त सत्र आएगा ही नहीं, अलग अलग हाउस से पास कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही लाया जा सकता है, बाकी किसी के संबंध में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लिख लेंगे, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति। उपसभापति है ना, डिप्टी चेयरमैन। सभापति नहीं करेगा, उपसभापति। कल ही बताए थे, तो ले लेंगे कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति। ठीक है, क्लियर है? हो गया? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति जैसो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि अभी तक संयुक्त सत्र 4 बार बुलाया गया है। अभी तक संयुक्त सत्र 4 बार बुलाया गया है, जिसमें से 3 बार सफल रहा है और 1 बार असफल रहा है। ठीक है, जिसमें पहली बार
कि आप खर जब राम जी वनवास में थे, तो जब मैटर वहां पे हो रहा था, तो सबसे पहले उनका सामना किससे हुआ था? खरदूषण से हुआ था। खरदूषण के पास शांति दूत गया था? नहीं गया था। भेजे किसी को कि जाओ पहले बोल दो कि भाई, कि नहीं। लेकिन जब सीधे गए लंका पहुंचे तो बोले कि भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं। अंगद को शांति दूत बना के भेजा कि भाई जाओ, शांति स्थापना चाहते तो इधरों कर लेते, इधर नहीं किया, क्योंकि पता है कि भाई शांति का मार्ग जो है वो कहाँ से प्रशस्त हो सकता है ना। और जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि सिपाही आपका गाड़ी रोक दिया, है ना, सिपाही ने आपकी गाड़ी को रोक दिया कि भाई गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो आप सिपाही से कानून बताइएगा तो बुझेगा? उसका लेबले नहीं है। अब सिपाही से आप एसपी वाला बात बताइएगा कि, तो और कहेगा कि साइड में रख दीजिए गाड़ी को, क्योंकि उसका वो लेवल ही नहीं है। और अगर आपका वो लेवल है तो आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपना गाड़ी दे दीजिए, किस लो संभालो, आप सीधे चल जाइए एसपी ऑफिस, सीधे एसपी साहब से ही बतिया लीजिए, क्योंकि वो उनका वो लेवल है कि वो आपकी बात को समझेंगे। उनसे आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपका एक लेवल का कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आप सिपाही जी से बात करेंगे, आप दरोगा जी से बात करेंगे, आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे, तो इनसे बात करने का कोई भी नतीजा आपको नहीं दिखा है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही आप नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बार हम लोग यहाँ से जा रहे थे, बहुत पहले की बात है, तो एक हमारे रिलेटिव में ही है, तो उनका आर्मी में वो सिलेक्शन हुआ था, उसके माध्यम से, एनडीए के माध्यम से। तो अभी तो बहुत ओहदेदार पद पे, अभी तो मेजर हो गए हैं आर्मी के अंदर में। तो हम लोग जा रहे थे, सही नॉर्मल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, तो यहीं डक बंगला के पास ही क्या हुआ कि, तो हम लोग तो उस समय बचपना था बहुत, मतलब 10-12 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो रोक दिया। नहीं होता है कि अरे आप तो कैप्टन हैं, आपकी गाड़ी रोक दिया, बोलिए सीधे कि कैप्टन है, दिखाइए आई कार्ड महाराज, कोची आप गाड़ी रोक दिए, है ना। तो वो कह रहे रुको ना यार। हम बोले मैंने क्या रुको, आप तो बेइज्जती करा रहे हैं हम लोग यहाँ तो, चचा हमारा विधायक है कह के निकल जाता है सब, है। अब महाराज आप इतना ओहदेदार आदमी और आप कह रहे कि, बोले नहीं नहीं चलने दीजिए। हम बोले ठीक है, तो वो क्या किया कि दे दिए गाड़ी, फाइन भी बढ़ा उन्होंने अपना फाइन भी बढ़ा, और फिर वहां से निकले। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, आपके पास तो पावर है, आप तो बोल सकते थे, आप तो कह सकते थे, कह देते, आप अपना परिचय देते तो कोई आपको यही नहीं करता। तो उन्होंने कहा, तो बहुत अच्छी बात कही, जो उस समय शायद नहीं समझ, उस समय तो लगा कि यार बेवकूफ आदमी, इतना बड़ा पद पे जाकर हम लोग यहाँ तो ये पगला मुखिया को जानते हैं, कह के निकल जाता है सब, हाँ है कि नहीं। मुखिया को जानते हैं, कह के निकल जाते हैं, यार कैप्टन बैठा हुआ है यार, अब कह रहा है कि हमको नहीं फाइन भर के निकल रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो देखिए, एक तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो से अगर हम कहें कि मैं इस पद पे हूं, मैं ये हूं, तो हो सकता है साधु समझ ना पाए इस बात को, क्योंकि उसको तो जानकारी ही नहीं, उसको तो नॉलेज ही नहीं है। हाँ, कैप्टन का सेम रैंक होता है जिले में एसपी का रैंक, जो सेना में कैप्टन है वो लगभग इक्विवेलेंट होता है जिला में एसपी के। तो लेकिन अगर उस लेवल का कोई अधिकारी होता तो बात करते, बताते। लेकिन अब इनसे क्या बात करना, तो अगर बात करेंगे भी तो ये भी क्या समझेंगे कि जब खुद ही इतने बड़े आप हैं तो फिर आप जो है सो इस तरीके से क्यों, है ना। तो ये स्थिति है। तो बहुत बार ये होता है कि आपको
किस तरह की बातें किस लेवल पे और किसके साथ करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज किसके सामने बोलना और कहां पे कब चुप हो जाना है। आजकल एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें बड़ा अच्छा एक लाइन आपने सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने भी, कि रजत शर्मा कहते हैं कि मैंने एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा था कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मुझे बताइए कि कैसे बोला जाता है, हम आपसे बोलने की कला जानना चाहते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि रजत, तुम मुझसे बोलने की कला नहीं, चुप रहने की कला सीख लो। भी सोचिए कितना बड़ा बात है कि बोलने का कला नहीं, चुप रहने का कला सीख लो। कि कहां पर चुप रहना, बोलना तो आता ही है सब लोग बोलते ही हैं, लेकिन चुप रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस लेवल पे कहां पे जो है सो चुप रह सकते हैं। तो लाइफ के अंदर में आपको कहां पे किससे कितना क्या बोलना है ना, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, किसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय होता है ठीक ठाक तरीके से। और मैं कहता हूं कि हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैं कहता हूं जो अगर आप कुछ चीज को पढ़े हैं तो पढ़ाई का काम केवल परीक्षा निकालने के लिए नहीं, जीवन में आए भी कुछ बातों का निराकरण आपके पढ़ाई में है, कि आप अपने स्टडी के माध्यम से ही उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो आप सटीकता से आप चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल ये समझते हो कि पढ़ाई माध्यम है केवल रोजगार प्राप्त करने का, केवल नौकरी प्राप्त करने का, तो नौकरी स्टडी का बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो ये है कि आप कितना बेहतर बन गए और आपको निर्णय लेने की कला आपकी कितनी बेहतर हो गई और किस तरीके से आप चीजों को ये कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने आप में जो है सो इंपॉर्टेंट है। खैर, तो हम लोग संसद के संयुक्त सत्र की बात कर रहे थे, कंबाइंड सेशन का बात कर रहे थे कि कंबाइंड सेशन जो है सो अपना क्या है और कैसे है। तो संसद का संयुक्त सत्र में लास्ट लाइन आपने क्या लिखा था? हाँ, 3 बार सफल रहा और 1 बार असफल रहा। लिखेंगे पहली बार संयुक्त अधिवेशन 1960-61 में बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था? दहेज बंदी के खिलाफ। हाँ, बुलाया गया था दहेज बंदी के खिलाफ। ठीक है, तो दहेज बंदी के खिलाफ बुलाया गया था। दूसरा आप देखेंगे कि उसके बाद बुलाया गया था 1978-79 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मौके पर। ठीक है, अब फिर 2002 में बुलाया गया था पोटा के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी गतिविधि निवारण अधिनियम। ठीक है, पोटा, आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम। ठीक है, या प्रतिबंधित अधिनियम, तो पोटा। ठीक है, अब फिर लाया गया था 2008 में, तो 8 वाला असफल रहा था, है ना। तीसरी बार पोटा, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम। ठीक है, 2008 में महिला आरक्षण, विमेंस रिजर्वेशन, तो यही वाला फेल हो गया था। महिला आरक्षण फेल हो गया था।
ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, 8 वाला असफल रहा था, बाकी सब पास हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि दहेजबंदी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और पोटा, ये सब सक्सेसफुल रहा था, और यह जो है ये अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो ये 4 बार बुलाया गया टोटल, इसमें 3 बार सक्सेसफुल, 1 बार अनसक्सेसफुल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 109। 109 क्या है? आर्टिकल 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द मनी बिल, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान जो है ये क्या है ना? 110 जो आपने लिखा था वो है धन विधेयक का परिभाषा, 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान क्या है? तो लिखिएगा, लिखेंगे कि धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है कि ओनली 14 डेज, ठीक है। केवल 14 दिन का समय धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को दिया जाता है। 14 दिन में पास कर दिए तो ठीक है, नहीं पास किए तो
पास मान लिया जाएगा, है ना, कि भाई ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ द मनी बिल। धन विधेयक की परिभाषा, तो धन विधेयक की परिभाषा क्या है? तो देखिए धन विधेयक का परिभाषा, इफ टैक्स इंक्रीज, इफ टैक्स डिक्रीज, इफ टैक्स रिमूव। यदि कर को बढ़ाना हो, कर को घटाना हो या कर को खत्म करना हो, तो कर बढ़ाने, कर घटाने और कर को खत्म करने संबंधित कोई ऐसा विधेयक है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। कर को बढ़ाने, कर को घटाने और कर को समाप्त करने संबंधित विधेयक अगर कोई है तो क्या कहलाएगा? धन विधेयक, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, पैसा वाला मैटर है, तो क्या है? धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा, आगे कि कर को बढ़ाने, कर को घटाने और कर को समाप्त करने संबंधित विधेयक क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा, मनी बिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लें कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण, अगर सरकार कोई लोन लेती है, ऋण लेती है, तो वो भी इसी में आएगा। सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकार द्वारा लिया गया ऋण या सरकार को मिलने वाला ब्याज, या सरकार को मिलने वाला ब्याज। ठीक है, ऋण या सरकार को मिलने वाला ब्याज, है ना। तब ब्याज बोले तो ब्याज जितना, जैसे सरकार ने किसी को ऋण दिया, अब हम लोग खाली ऋण लेवे थोड़े करते, देते भी हैं, कर्जा देते भी हम लोग, तो जो कर्जा देते हैं उस पर भी तो ब्याज आता है। तो एगो तो ऋण लिए तो उस पर पैसा आया, तो वो भी धन विधेयक है। अगर हम सरकार ने किसी को ऋण दिया है और ऋण पर ब्याज मिल रहा है तो वो भी धन विधेयक है। ठीक है, तो ये सब आता है धन विधेयक के अंतर्गत। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये सब विधेयक जो होगा, जो जैसा होगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे आर्टिकल 111 बीटो पावर। आर्टिकल 111 बीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की बीटो जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की बीटो जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति जो बीटो जारी करता है वो आर्टिकल 111 के तहत जारी करता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का बीटो शक्ति होता है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का बीटो शक्ति होता है। तीन प्रकार का बीटो शक्ति होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट बीटो, सस्पेंसिव बीटो और पॉकेट बीटो। आत्यांतिक बीटो, आत्यांतिक बीटो, पॉकेट बीटो, निलंबनकारी बीटो।
ठीक है, तो ये तीनों क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पॉकेट भी तो एक बार ही इस्तेमाल हो, बाकी सब बहुत